टॉपिक है हमारा वर्ण में परिभाषा। वर्ण की परिभाषा व भेद सभी जानते हैं, हम संस्कृत में भी इसको पढ़ चुके हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है, ठीक है, ध्वनि कहलाती है, ठीक है। ध्वनि को वर्ण कह सकते हैं, ठीक है। इकाई को ध्वनि कहते हैं, ठीक है। और इस ध्वनि को ही क्या कहते हैं? वर्ण। इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं, ठीक है। इसके खंड नहीं हो सकते, इसके खंड नहीं हो सकते, ठीक है। ये आपके वर्ण की परिभाषा हुई, ठीक है। और भी आप दे सकते हो परिभाषा। मौखिक ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्हों को वर्ण कहते हैं। मौखिक ध्वनियों को व्यक्त, हम जो बोल रहे हैं वो हम क्या बोल रहे हैं? वर्ण में बोल रहे हैं, ठीक है। तो मौखिक ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्हों को, ठीक है, प्रतीकों को, चिन्हों को वर्ण कहते हैं। ये आपकी परिभाषा हुई। इसके बाद हम सीधा सीधा भेद देखेंगे। दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या संस्कृत में मानी थी हमने 13, लेकिन यहाँ स्वरों की संख्या कितनी है? 11। और ये व्यंजनों की संख्या वही 33, ठीक है। इस प्रकार से 44 ये व्यंजन वर्ण माने गए हैं। बाकी इनके साथ और भी चीजें जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए, लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे सबको पता है। ए आ ई उ री ए आई ओ औ, ठीक है। ये माने गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। और ये जो 33 है वो माने गए कैसे? मैं तक के व्यंजन। इसके अलावा अनेकों को भी शामिल किया गया है। स्वरों में शामिल किया गया है आपके अनुस्वार, ठीक है। अनुस्वार बोलेंगे जैसे ए के ऊपर विंदी, ठीक है। विसर्ग, विसर्ग माना गया है ए के साथ विसर्ग, ठीक है। तो हिंदी में भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे दुख शब्द है तो विसर्ग शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आप मतलब संस्कृत में केवल विसर्ग आता है, हिंदी में भी विसर्ग शामिल किए जाते हैं। कैसे? मैं तक के 25 वर्ण हो गए, 33 वर्ण के 25 हो गए। इसके बाद य र ल व, ठीक है, य र ल व। इसके बाद अपने आएंगे उष्ण वर्ण स श ह, ठीक है। एक ही माने गए हैं आपके ग्रहित व्यंजन। ग्रहित, तो ग्रहित में आते हैं आपके ये आ, ये हिंदी में माने गए हैं। ज का नीचे बिंदी, और ये फ, ठीक है। फ ये हलंत वाला फ, ये थोड़े अलग है, बिल्कुल अलग है, बट हम इन्हें शामिल करते हैं। एक आपके आते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन सभी जानते हैं, क्षत्रज्ञ, त्र, और ये आपका श्र। तो ये क्या इसमें माने गए हैं? संयुक्त व्यंजन में। ये मैं आपको संस्कृत में भी लिखा चुकी हूँ कि इनका निर्माण कैसे होता है। श का जो निर्माण है वो हलंत के और श से मिलकर के होता है। त का होता है त हलंत और र, ठीक है। और गे का होता है आपका ज और न, और श र का होता है श और र, ठीक है। इनसे मिलकर आपके व्यंजनों का निर्माण होता है। आगे कह सकते हैं स्वर की परिभाषा देख लीजिए। देखिए सभी जानते हैं स्वर ये स्वतंत्र होते हैं, अपने ढंग से स्वर की परिभाषा सबने दी है, ठीक है। वे स्वर जिनके उच्चारण में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता। स्वर की परिभाषा, वे स्वर जिनके उच्चारण में
कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, इनके उच्चारण में क्या नहीं होता, कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं होता, वे स्वर कहलाते हैं। सभी इस बात को जानते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे स्वरों के भेद। ठीक है, तो वैसे तो हमने मोटे मोटे रूप से तो पढ़ ली है। तो स्थान के आधार पर स्वरों के क्या भेद किए गए, 9 भेद किए गए हैं। तो इनके अलग अलग किए गए हैं। देखो, पहले नंबर पे किया गया है स्थान के आधार पर। स्थान मतलब उच्चारण स्थान, तो आप लिख दो यहाँ। अब वर्णों के भेद कर दो, जैसे उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, दूसरा है आपका मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर भेद। ठीक है, अगला आपका किया गया है मात्रा के आधार पर भेद। मात्रा के आधार पर भेद। ठीक है, अगला आपका किया है कंठ मांसपेशियों के आधार पर। कंठ मांसपेशियों के आधार पर। ठीक है, एक किया गया है आपका अनुनासिकता के आधार पर। ठीक है, अनुनासिकता के आधार पर। तो आपके हिंदी में जो स्वर हैं इनके इस प्रकार 5 प्रकार से भेद किए गए हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा मुखाकृति के आधार पर, तीसरा मात्रा के आधार पर, चौथा कंठ मांसपेशियों के आधार पर और पांचवा है अनुनासिकता के आधार पर। तो इनका छोटा छोटा वर्णन देख लेते हैं कैसे इनके भेद किए गए हैं। तो देखिए, उच्चारण स्थान के आधार पर तो हमने संस्कृत में भी पढ़ लिए थे। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर तो कौन कौन से पढ़े थे हमने, कंठ है। ठीक है, तो आपको इनको याद करने की, संस्कृत में सबको याद होंगी। ठीक है, अकुए विसर्जनाम कंठ है। ठीक है, ईचू यशाणाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा। ठीक है, ऋतु लशानाम दंता। ठीक है, और वे आपके उपपदनीय माने ओष्ठ्य। ठीक है, ओष्ठ्य। ठीक है, नासिका यमगणम नासिका। आपको अगर वहां याद है तो ये यहाँ पर आराम से सॉल्व हो जाएंगे। हम केवल स्वरों की बात कर रहे हैं, व्यंजनों को भी आप इसमें शामिल कर सकते हो। एक है आपका कंठोष्ठ्य और एक है आपका दंतोष्ठ्य। कंठे तालव्य मूर्धन्य दंते ओष्ठ्य नासिके कंठ तालव्य। एक है आपका कंठ तालव्य। एक है आपका दंतोष्ठ्य और एक है कंठोष्ठ्य। नौमा है आपका दंत ओष्ठ्य। ठीक है, तो देखो मैं बता देती हूँ इनका, पहले स्वरों का लिख लेते हैं केवल। ठीक है, तो स्वरों में केवल जो आपका एक कंठ है ए और ये विसर्ग वाला ए, इन दोनों का प्रयोग किया जाएगा। तालव्य में आपका ईचु यशाणाम तालु ई और ई, मूर्धा ऋतु रसानाम मूर्धा। ठीक है, दंता ऋतु रसानाम दंता। तो यहाँ पर देखिए री आएगा, लेकिन संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं होता है। ओष्ठ उ और औ। ठीक है, नासिका, नासिका में जो है आपके अनुनासिक स्वर आएगा ये एम बिंदी वाला। और आपके कंठ तालव्य में कह सकते हैं आपके ए और आई। ठीक है, और दंतोष्ठ में आएगा वकारश दंतोष्ठ। ठीक है, इसमें कंठोष्ठ में आएगा ओ और औ, और बकार से जो हमारा ये व्यंजन में चला जाता है। तो उच्चारण स्थान के आधार पर आपके स्वरों के भेद हुए। इसके बाद हम पढ़ेंगे मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद।
ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए मुखाकृति के आधार पर भेद। मुखाकृति का मतलब जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह की जो शेप है वो किस प्रकार हो जाती है। जैसे ऊ बोलते हैं तो मुंह वृत्ताकार हो जाता है, ई बोलते हैं तो जो होंठ हैं वो हमारे एक प्रकार से फैल जाते हैं। ठीक है, तो मुखाकृति के आधार पर क्या किए गए, स्वरों के भेद किए गए हैं। पहला इसमें आएगा अग्र स्वर, मुखाकृति के आधार पर अग्र स्वर आएगा। ठीक है, तो अग्र स्वर इसमें अग्रभाग जीभ का आगे का भाग सक्रिय रहता है, जीभ के आगे का भाग सक्रिय रहता है। जीभ के आगे का भाग क्या रहता है, सक्रिय रहता है। आपको यहाँ याद करने की जरूरत है, एक ई, ए, आई और ए, इन वर्णों को इसमें शामिल किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में, कंपटीशन एग्जामों में भी पूछा गया है अग्र स्वर में कौन कौन से स्वर शामिल हैं या शामिल नहीं है। तो कोई सा प्रश्न उठा के पूछ सकता है। एक आता है पश्च स्वर। पश्च स्वर का मतलब है कि पीछे का, जीभ के पीछे का भाग सक्रिय रहता है, जीभ के पीछे का भाग सक्रिय रहता है। तो इसमें आएगा ऊ, आ, ओ। ठीक है, इसमें शामिल होंगे आपके ऊ, आ, ओ के औ, और एक आपका आ, जो अपन आ शब्द प्रयोग करते हैं चंद्रबिंदु वाला वो। ठीक है, एक आपका आता है समृत स्वर। समृत स्वर, ठीक है, हमने संस्कृत में भी ये पढ़े हैं। तो समृत स्वर, इसमें जो मुख है वो कम खुला रहता है, मुख कम खुला रहता है। तो मुख जब कम खुला रहेगा तो इसके अंतर्गत आएंगे ई और ऊ, ई और ऊ। ठीक है, बड़ी ई और बड़ा ऊ। आपको ये जरूर याद रखने हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये यहाँ से ये जरूर हमें याद होने चाहिए कि इसमें कौन कौन से स्वरों को शामिल किया गया है। अग्र स्वर में ई, ए, आई, ए। पश्च स्वर में ऊ, आ, ओ, औ, आ चंद्रबिंदु वाला। ठीक है, समृत स्वर में बड़ी और बड़ा ऊ। चौथा जो आएगा वो आपका ईशत समृत स्वर। ईशत का मतलब होता है कुछ, ईशत समृत स्वर यानी समृत से अधिक, समृत से कम। ठीक है, समृत से कम मुख दूसरी ओर खुला होना, यानी जीवा और मुख विवर के ऊपरी भाग की दूसरी समृत स्वर की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, इसे अर्ध समृत भी हम कह सकते हैं। अर्ध यानी समृत से भी कम, अर्ध समृत स्वर भी कहते हैं। किसे कहते हैं, ईशत समृत स्वर को। इसमें जो शामिल किया गया है वो केवल ए को शामिल किया गया है। तो ये आपके मुखाकृति के आधार पर और भी इसमें दिए हुए भेद को देख लेते हैं। विव्रत स्वर, पांचवा है आपका इसमें विव्रत स्वर। विव्रत स्वर में आपके आएगा, ठीक है, मुख विवर अधिक खुला रहता है। यहाँ पर जो मुख है, मुख विवर अधिक खुला रहता है। यहाँ जैसे आएगा अपना आम, आग आदि, तो यहाँ पर आएगा शामिल होगा आ। ये क्या शामिल होगा यहाँ पर, आ। ठीक है, एक आता है ईशत विव्रत, एक छठवा है लास्ट ईशत विव्रत। ठीक है, वही विव्रत से कम, यहाँ समृत से कम ईशत समृत, और यहाँ विव्रत से कम ईशत विव्रत। और इसमें शामिल किया जाएगा ए और ये वाला आ। ठीक है, तो आप ऐसा समझिए कि ये यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, तो थोड़ा थोड़ा अंतर सभी में है। ठीक है, तो आपको याद करने, अग्र स्वर में आएगा ई, ए, आई, ए। पश्च स्वर में आएगा उ, आ, ओ, औ, आ। समृत स्वर में आएगा ई, उ, और ईशत समृत यानी समृत से कम ए। और विव्रत स्वर यानी मुख विवर का अधिक खुला रहना और ईशत का
मतलब विवृत से कम खुला रहना, तो ए और आ। तो आपके ये भाग हुआ मुखाकृति के आधार पर। अब जो हमने पढ़ा था ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के 3 भेद, ठीक है। तीसरा भेद आता है हमारा ओष्ठाकृति के आधार पर। तो आप यहाँ नोट कर लेना सभी, तो यही लिख लेते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर, वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ओष्ठ का फैलना और सिकुड़ना उसके आधार पर। फिर इसमें किया गया है पहला वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार और अवृत्ताकार, ठीक है। पहला है वृत्ताकार स्वर, ठीक है। तीसरा आएगा अर्धवृत्ताकार स्वर और तीसरा आएगा अवृत्ताकार का स्वर। यानी वृत्ताकार पूर्ण वृत्त आकृति धारण कर लेना होठों का, अर्धवृत्ताकार आधा करना, अवृत्ताकार नहीं करना। तो वृत्ताकार का मतलब होगा, देखो उ बोला, आप उ बोल के देखिए तो आपका जो मुख है वो बिल्कुल वृत्ताकार में आ जाएगा। बड़ा उ और ओ, इनसे हमारा क्या बनेगा, पूर्ण से वृत्ताकार। अर्धवृत्ताकार में आएगा आपके आ, ठीक है, आ अर्धवृत्ताकार स्वर है। और अवृत्ताकार में बचे कुछ स्वर आ जाएंगे, ई, ए, आई, ठीक है, और ए और ए, ये आपके अर्धवृत्ताकार में अवृत्ताकार में आ जाएंगे। तो आपके तीसरा भेद हुआ। चौथा भेद आता है आपका मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर भेद, मात्रा के आधार पर भेद। तो मात्रा के आधार पर सभी ने पढ़ा है। पहला आ जाएगा ह्रस्व स्वर, ठीक है, यहाँ पर आपको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, सब पढ़ चुके हैं। दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर, ठीक है, ये तीसरा भेद। तो दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर में आएगा ए, ई, उ, और दीर्घ स्वर में आएंगी हमारे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। और प्लुप्त स्वर जो होते हैं इनका अधिकांश संस्कृत में प्रयोग होता है, परंतु मैं 2 स्वरों को मिलाकर के, जैसे ए लिखा तो एच के बाद इसमें 3 लिख दिया, तो ए, तो ओम शब्द का यहाँ पर प्रयोग, तो ऐसे करके प्रयोग करना प्लुप्त स्वर कहलाता है। अगला आता है हमारा कंठ मांसपेशियों के आधार पर। कंठ मांसपेशियों के आधार पर, ठीक है। तो कंठ मांसपेशियों का दृढ़ और शिथिल, इन दोनों का किया गया है दृढ़, दृढ़ और शिथिल। दृढ़ और शिथिल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो दृढ़ में आएगा अपना बड़ी ई, ठीक है, थोड़ा कठिन। हमारी जो मांसपेशियां हैं गले की, या बोल के देखिए तो थोड़ी टाइट हो जाती है, ई, इस तरह से बोलने पर, ठीक है। दूसरा आएगा इसमें बड़ा ऊ, ई, ठीक है, और शिथिल में छोटा बोलेंगे ई, ऊ। तो यहाँ पर ढीली हो जाती है। शिथिल का मतलब ढीला होना, दृढ़ का मतलब टाइट होना, मांसपेशियों का टाइट हो जाना। तो ये आपके हुआ एक प्रकार से कंठ मांसपेशियों के आधार पर। और लास्ट आपका बचता है 5वां अनुनासिक, अनुनासिकता के आधार पर। अनुनासिकता के
आधार पर। तो इसमें पहला आएगा आपका अनुनासिक स्वर, दूसरा आएगा निर्नुनासिक स्वर, और तीसरा आएगा आपका अयोगवाह्य। ठीक है, तो अनुनासिक स्वर जहां पर क्या किया जाता है, अनुनासिक स्वर में ये शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। तो आप किसी भी स्वर में लगा सकते हो, जैसे ए में लगाया, ठीक है, आ में लगाया, तो इस प्रकार से आपके ये अनुनासिक स्वर बन जाएंगे। निरनुनासिक जो होंगे वो क्या होंगे, वही सारे सभी स्वर होंगे बिना चंद्र बिंदु के, ठीक है, बिना किसी प्रयास के। और अयोगवाह में आएगा आपके अम और ये वाला अहा। ठीक है, तो ये आपके अनुनासिकता के आधार पर ये टोटल स्वरों के भेद हुए आपके। इसके बाद आपके व्यंजनों के भेद आते हैं। ठीक है, तो व्यंजनों के भेद हम पढ़ेंगे कल। आज का हमारा यहाँ तक का टॉपिक कंप्लीट, निपात पढ़ा दिया है मैंने, और ये व्यंजन के जो आपके भेद थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए। ठीक है, ये टॉपिक हम कल कंप्लीट कर देंगे, व्यंजन कल।